नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। आपको बता दें, हॉर्न ओके प्लीज में खेल कूद और फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो रहे बच्चों और युवाओं की सेहत को लेकर आगाह करेंगे। सियासी ढाबे में सुनाएंगे भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन राहुल की इमोशनल स्पीच। सोशल अड्डा में मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बनाए जाने पर लोगों की राय सुनेंगे और प्रगति मार्ग में हजारों साल पुराने शालिग्राम की बात होगी, जिससे अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनने की चर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बर्फबारी का लुत्फ लेते दिखे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को अंतिम दिन था। इस मौके पर दोनों भाई बहन बर्फबारी के बीच फुर्सत के पल भी गुजारते दिखे। इससे पहले भी दोनों भाई बहन के आपसी स्नेह और दुलार वाली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, इसलिए बर्फबारी के बीच राहुल और प्रियंका की ये तस्वीरें भी चर्चा में आ गयी। क्रिकेट भले ही फिरंगियों का खेल कहा जाता हो, लेकिन क्रिकेट का ये हिंदुस्तानी संस्करण चर्चा में है। इस खेल को वाराणसी में बड़े संस्कारी तरीके से खेला गया। वाराणसी के संपूर्णानंद खेल मैदान में मुकाबला संस्कृत और वेद की शिक्षा लेने वाले छात्रों के बीच था, लिहाजा खिलाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में मैदान पर पहुंचे और संस्कृत में कमेंट्री के बीच जमकर चौके छक्के जमाए गए। ये तस्वीरें मजेदार भी हैं और अनोखी भी, लिहाजा चर्चा में है। जंगल और पर्यावरण को बचाने के संदेश को लेकर ये महिला 8000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय कर चुकी है। ये साइकिल सवार जब कोयम्बटूर के पड़ाव पर पहुंची तो उनका भव्य स्वागत हुआ। फ्रांस की नाथेल मेसी अब तक 10 देशों की यात्रा साइकिल से कर चुकी हैं। उन्होंने पिछली 21 जून को अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी, जो अब कोयम्बटूर पहुंच चुकी है। साइकिल से इतनी लंबी यात्रा करने वाली मेसी पर्यावरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लेकर चर्चा में है। महिला सशक्तिकरण की अलख जगाने के लिए मुस्कान कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पर निकलने वाली हैं। साइकिल से मुस्कान की ये यात्रा 1 फरवरी से शुरू हो रही है। मुस्कान को उनके मिशन के लिए लोगों से काफी तारीफ मिल रही है। मुस्कान 25 दिन में 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगी। इससे पहले वो साइकिल से नर्मदा परिक्रमा भी कर चुकी हैं, लेकिन पूरे देश की यात्रा लोगों को प्रभावित कर रही है और इसीलिए मुस्कान की चर्चा है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी उस वक्त भावुक दिखे जब वो अपने पैतृक गांव बेलसंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने गांव के स्कूल को गोद लिया। इसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है और इसी स्कूल में पंकज त्रिपाठी के पिता ने भी पढ़ाई की। पंकज त्रिपाठी ने स्कूल को गोद लेकर यहाँ सौंदर्यकरण कार्यों का उद्घाटन किया। पंकज त्रिपाठी बिहार में गोपालगंज जिले के इस छोटे से गाँव से हैं, लेकिन लोकप्रिय अभिनेता होने और ज्यादातर समय मुंबई में गुजारने के बावजूद अपने गांव से उनका कनेक्शन मजबूत है। इसीलिए उनके फैंस के बीच इन तस्वीरों की खूब चर्चा है। उत्तराखंड के औली में जबरदस्त बर्फबारी के बीच पर्यटक झूम उठे। औली की वादियों में बर्फ की सफेद बेहद मोटी और मखमली परत बिछी हुई है। पहाड़ की चोटियों से लेकर कारों मकानों की छतों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के साथ ही औली का मशहूर स्की रिजॉर्ट एक बार फिर से शुरू हो चुका है और विंटर स्पोर्ट्स के शौकीन इसमें हिस्सा लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। औली की बर्फबारी इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ 21 फरवरी से नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन होना है। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट्स पर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। अब रेलवे लाइन के दोनों तरफ फेंसिंग लगाई जा रही है। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर दी। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि वंदे भारत के रूट पर फेंसिंग का काम शुरू। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन रेलवे ट्रैक से गुजरती हुई दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले फेंसिंग का काम मुंबई अहमदाबाद ट्रंक मार्ग पर मेटल बैरियर लगाने का काम शुरू किया गया है। दरअसल पिछले साल लगातार वंदे भारत ट्रेन से मवेशियों के टकराने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने फेंसिंग लगवाने का ऐलान किया था। इसीलिए रेल मंत्री का ये ट्वीट चर्चा में है।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रहने वाले रोहित भट्ट ने देश का नाम रोशन किया है। रोहित भट्ट ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। रोहित ने 28 जनवरी की सुबह 19,340 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो को चढ़ने में सफलता पाई। आपको बता दें कि किलिमंजारो शिखर तंजानिया में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर यानी 19,341 फीट है। रोहित की यह कामयाबी इसीलिए भी खास है क्योंकि वो अक्टूबर 2022 को एडवांस ट्रेनिंग के दौरान हुई एक दुर्घटना में बाल बचे थे। हालांकि उस हादसे में उनके कई साथियों की मृत्यु हो गई थी। रोहित ने चोटी फतेह कर अब दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी, लिहाजा उनकी ये कामयाबी चर्चा में है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और ऐसी एक खबर जुड़ी है बच्चों और युवाओं की सेहत से। कोरोना काल के दौरान और उसके बाद बच्चे खेलकूद, कसरत या फिर फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए। उनका ज्यादा वक्त मोबाइल फोन पर गुजरता है, पढ़ाई के लिए भी स्क्रीन और खेलने के लिए भी स्क्रीन। लेकिन बच्चों की जिंदगी का यूं ऑनलाइन हो जाना एक बड़े संकट का संदेश है। एक नई स्टडी में बताया गया है कि अगर बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन मैदान में खेलने वालों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाया जाए। पढ़ाई के लिए फोन, दोस्तों से बातचीत के लिए फोन और तो और खेलने के लिए भी फोन। इस तरह बच्चों, खासकर किशोर उम्र के बच्चों की जिंदगी ऑनलाइन हो चुकी है। फोन हाथ में है तो घर से बाहर खेल के मैदान तक जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। घर में भी हाथ पैर हिलाने की जहमत भला कौन उठाए। नतीजा ये है कि बच्चों और युवाओं की फिजिकल एक्टिविटी लगभग खत्म सी हो चली है। लेकिन वो नहीं जानते कि इसका असर उनकी सेहत पर पड़ने वाला है। एक नई स्टडी में इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि कसरत और खेल के मैदान से बच्चों की दूरी अगले कुछ सालों में गंभीर बीमारियों का सबब बन सकती है। इसीलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले समझिए कि दुनिया की कुछ जानी मानी यूनिवर्सिटी की रिसर्च क्या बताती है। असल में WHO की राय है कि 5 से 17 साल के बच्चों और युवाओं को रोजाना औसतन 60 मिनट शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। लेकिन नए रिसर्च में पाया गया है कि दुनिया भर में कोरोना काल के दौरान बच्चों और युवाओं की फिजिकल एक्टिविटी औसतन 17 मिनट तक आ गई है। कोरोना काल के दौरान रोज पैदल चलना भी करीब 27% कम हो गया। कोरोना काल के दौरान खेल के मैदान और कसरत से बच्चों की जो दूरी बनी वो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि स्टडी बताती है कि बच्चे अब ज्यादा समय स्क्रीन पर गुजार रहे हैं और खेलने कूदने की उनकी आदत खत्म होती जा रही है। WHO का साफ मानना है कि बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा समय स्क्रीन पर नहीं गुजारना चाहिए। लेकिन इसके ठीक उलट बच्चे और युवा रोजाना कई घंटे स्क्रीन से चिपके रहते हैं। डॉक्टर्स मान रहे हैं कि इसका बच्चों की सेहत पर असर पड़ना तय है। नई स्टडी के मुताबिक फिजिकल एक्टिविटी से दूरी बच्चों के शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए ठीक नहीं। इसकी वजह से कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर समय रहते युवाओं का शारीरिक क्रियाकलाप ठीक नहीं होता तो अंदाजा है कि 2030 तक दुनिया भर में गंभीर बीमारियों के 50 करोड़ नए मामले सामने आ सकते हैं। यकीनन ये स्टडी और उसके आंकड़े एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत में भी कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई विकल्प के तौर पर सामने आई, लेकिन रिसर्च के मुताबिक बच्चे अब मोबाइल और दूसरे गैजेट्स पर निर्भर होते जा रहे हैं। दिन के कई घंटे फोन पर गुजारने के बाद उनको खेलने कूदने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। पैदल चलने, साइकिल चलाने जैसी एक्टिविटी भी पहले से कम हुई है। लेकिन घर के दायरे में स्क्रीन से चिपके बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है कि उन्हें असली मैदान में जाने के लिए प्रेरित किया जाए और इसके लिए बेहद जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बच्चे अगर रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो सेहतमंद रहेंगे और ये बात बड़ों पर भी लागू होती है। 20 की उम्र तक दौड़ने, साइकिलिंग, साथ ही साथ ये सारी चीजें करने से, खेलने से दिल मजबूत होता है क्योंकि ये एक्सरसाइज दिल को पंप करती है। हार्ट के लिए इस उम्र में बच्चे एरोबिक गतिविधि भी कर सकते हैं। 21 से 40 साल तक की उम्र में टेनिस या फिर रैकेट खेला जा सकता है। इसके अलावा साइकिलिंग और स्विमिंग करनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोजाना 60 मिनट कसरत जरूर करें। 41 से 60 साल तक की उम्र में भी शरीर की एक्टिविटी जरूरी है। इस उम्र में स्विमिंग और साइकिलिंग कारगर हो सकती है। सवाल है कि बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए क्या किया जाए। इसे हमने समझा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कौसर उस्मान से। धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होती जा रही है। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है बिकॉज बेटर फैसिलिटीज की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के नुकसान बहुत, फायदे बहुत हैं और फिजिकल इनएक्टिविटी के नुकसान बहुत हैं। अगर कोई आदमी फिजिकली इनएक्टिव है तो सबसे बड़ा खतरा ये है, और खास करके बच्चों में उसका वजन बढ़ता जाता है, मोटापा बढ़ता जाता है, मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। और उसकी वजह से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, इसका खतरा बढ़ जाता है। और वैसे भी अगर देखें आप तो हमारे इंडियंस को और देशों के मुकाबले डायबिटीज और हार्ट की बीमारी 10 साल पहले शुरू हो जाती है। तो यंग एज में ही बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत यंग बच्चे आते हैं, क्लास 7th, 8th, 9th के बच्चे आ रहे हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां लेकर के। तो ये खराब और गंभीर लक्षण है। सारे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी इंकरेज करना चाहिए, वो चाहे वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। अपने सभी बच्चों को, खास करके 5 से 17 साल तक के जो बच्चे और युवा हैं, उनको कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी भी देना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में, वो चाहे मॉडरेट से लेकर के विग्रस एक्टिविटी हो। और इससे उनकी सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है, जो रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम है, उसको हर हालत में 2 घंटे से कम इस्तेमाल करना चाहिए उनको, चाहे वो टीवी हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो। कि उसका इस्तेमाल वो जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी वो फिजिकली इनएक्टिव होंगे और इन बीमारियों का, क्रॉनिक इलनेस का, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का खतरा उन बच्चों में या युवाओं में बढ़ता चला जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। तो देश की कुछ और जरूरी खबरों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर। नेपाल की पोखरा से अयोध्या के लिए रवाना हुई राम मंदिर शिला यात्रा भारत में दाखिल हो चुकी है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने के लिए 2 विशाल शिलाओं को नेपाल की काली गंडकी नदी से निकालकर 27 जनवरी को शोभा यात्रा की शक्ल में भारत के लिए रवाना किया गया। नेपाल के जनकपुर में विधिवत पूजा अनुष्ठान के बाद ये शिलाएं मधुबनी में दाखिल हुई। ये शोभा यात्रा हर दिन 127 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 2 फरवरी को ये अयोध्या पहुंचेगी। 1 फरवरी को पेश होने वाले सालाना बजट से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद भवन के एनेक्सी भवन में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से बुलाई गई इस बैठक में तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बजट सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए बुलाई गई बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने अपना पक्ष रखा। बैठक में शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, मनोज झा समेत तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पटना के गांधी मैदान पहुंचे नीतीश ने कहा कि बीजेपी ने मेरे साथ रहते हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव को फंसाने का काम किया है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र को जीरो वेस्ट एरिया बनाने का फैसला लिया गया है। यहाँ चढ़ने वाली फूल मालाओं से गैस बनाई जाएगी। इसी गैस से मंदिर की रसोई में हजारों भक्तों के लिए रोज प्रसाद बनाया जाएगा। इसके अलावा महाकाल मंदिर से निकलने वाले सभी तरह के कचरे को रिसाइकिल कर खाद बनाई जाएगी। भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीजों से अगरबत्ती भी बनाई जाएगी। झारखंड पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल को रिकवर कर अच्छी पुलिसिंग का नमूना पेश किया। जमशेदपुर में पुलिस ने एक विशाल शिविर लगाकर एक साथ 500 से ज्यादा खोए हुए मोबाइल को वापस लौटाया। जमशेदपुर के एसएसपी इस दौरान खुद मौके पर मौजूद रहे। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों की खुशी देखने लायक थी। बीते दिसंबर में भी जमशेदपुर पुलिस ने 60 मोबाइल रिकवर कर पीड़ितों को लौटाए थे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। श्रीनगर में जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ तो राहुल गांधी ने कश्मीर से दर्द का रिश्ता जोड़ते हुए इमोशनल स्पीच दी।
उन्होंने कहा कि ग्रेनेड फेंकने का डर दिखाया जा रहा था, लेकिन उन्हें कश्मीर में प्यार मिला। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते। मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है, देखी है। मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की यात्रा श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में जोरदार सियासी स्पीच के साथ खत्म हुई। जो मुझसे नफरत करते हैं, उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। मैंने सोचा था, वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। पिछले साल 7 सितंबर को राहुल ने कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की थी। 145 दिन बाद यात्रा तमाम राज्यों से होते हुए श्रीनगर के खूबसूरत नजारे में खत्म हुई। इस मौके के लिए न्योता तो कई विपक्षी पार्टियों को दिया गया था, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां ही इसमें शरीक हुई। ये आपका घर है और मुझे उम्मीद है कि जो गोडसे की आइडियोलॉजी ने जम्मू कश्मीर से, इस मुल्क से छीना है, जो गांधी जी हमें वापस लाए और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का। कांग्रेस मान रही है कि राहुल की यात्रा से कार्यकर्ताओं में जोश आया है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी अब पूरी ताकत से 2024 के मुकाबले के लिए तैयार है। पार्टी की ताकत दिखाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी के साथ खड़े दिखे और राहुल ने एक बार फिर मोहब्बत वाली सियासत का संदेश दिया। मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं। राहुल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा तो कश्मीरियों से दर्द का रिश्ता जोड़ा, कश्मीर को अपना घर बताया और यहां मिले प्यार के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। लेकिन सर्द मौसम में सियासी वार पलटवार से गर्मी भी बनी रही। बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल खड़े किए और उसे नाकाम बताया। उन्हें विपक्ष के रूप में अपनी जो हैसियत समाप्त हो रही थी और विपक्ष के कई नेताओं के मन में जो महत्वाकांक्षाएं उठने लगी थीं, चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, उन सबको हैसियत दिखानी थी कि भाई हम तो इतने सारे राज्यों में हैं, आप कहां पर हैं। और उसके बाद उन्हें यह प्रयास करना था कि वो सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में कर लें, परंतु उसमें भी ये पूरी तरीके से असफल रहे। आपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद
अनुच्छेद 370 और 35 को सदा सदा के लिए खत्म किया। इससे पहले श्रीनगर के कांग्रेस दफ्तर में फिजा बदली हुई नजर आई। कार्यकर्ता जोश में थे तो खुद राहुल भी अलग रंग में दिखे। उन्होंने बहन प्रियंका के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है। वो खबरें जिसका सीधा रिश्ता आपकी जेब, आपकी आमदनी से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 30 जनवरी को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 169.51 अंकों की तेजी के साथ 59,500.41 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 44.6 अंकों की तेजी के साथ 17,648.95 के लेवल पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोमवार को सोने के दाम में 80 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। सोने ने प्रति 10 ग्राम 56,880 रुपए का कारोबार किया। हालांकि इससे पहले इस येलो मेटल ने प्रति 10 ग्राम 56,960 रुपए पर कारोबार किया था। वहीं चांदी के भाव 180 रुपए गिरे, जिसकी 1 किलो की कीमत 68,975 रुपए से 68,795 रुपए पर आ गई। अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद 413 पन्नों में अपना रिएक्शन दिया। तो हिंडनबर्ग ने भी अडानी को जवाब देते हुए कहा कि अडानी ग्रुप ने जितने भी सवालों के जवाब दिए वो बड़े पैमाने पर निष्कर्षों की पुष्टि नहीं करते। सवालों से बचने की कोशिश की गई है, वहीं राष्ट्रवाद की आड़ में धोखे से नहीं बचा जा सकता है। डच हेल्थ टेक्नोलॉजी फर्म फिलिप्स ने सोमवार को अपने ग्लोबल मैनपावर में से 6,000 लोगों की छंटनी का ऐलान किया। कंपनी के अनुसार फैसला अपना मुनाफा फिर से बहाल करने के मकसद से लिया गया है। टेक कंपनी फिलिप्स में छंटनी का ये दूसरा दौर है। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में 4,000 लोगों को नौकरी से निकाला था। करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है, अपने विकास को लेकर एक भरोसा देती है। राम मंदिर में मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई शालिग्राम शिला जनकपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। अयोध्या पहुंचने पर एक्सपर्ट और शिल्पकार इन शिलाओं का बारीकी से आस्था का सलाम, कहीं गाजे बाजे से हो रहा स्वागत, तो कहीं प्रभु श्री राम के भजनों की गूंज। आस्था और भक्ति से सराबोर की तस्वीरें देवशिला यात्रा की हैं, जो भारत नेपाल बॉर्डर से आई। फूलों से सजे ट्रकों पर रखी इन शालिग्राम शिलाओं की एक झलक पाने के लिए राम भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई इन शिलाओं के दर्शन को बेताब नजर आए। इतना ही नहीं, सड़क से गुजर रहे राहगीर भी रुक रुक कर इन शालिग्राम शिलाओं के आगे श्रद्धा से शीश झुकाते नजर आए। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जिस शिलाओं का इस्तेमाल राम और सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाएगा, उन्हीं देव शिलाओं को अब नेपाल के रास्ते भारत पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा पर, और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, 40 टन की शिलाएं। शालिग्राम की इन दो शिलाओं को नेपाल की गंडकी नदी से निकाला गया है, जिनका कुल वजन करीब 40 टन बताया जा रहा है। इन शिलाओं को अयोध्या लाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य जनकपुर पहुंचे थे, जिनकी देखरेख में ये शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच सकती हैं। जिस रूट से ये शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं, उस रूट पर जगह जगह इन शिलाओं को पूजने के लिए लोग फूलमाला, चंदन, रोली और अगरबत्ती लेकर इंतजार करते नजर आए। 26 जनवरी को पोखरा के काली गंडकी नदी से इन 2 विशाल पत्थरों को, जो देव शिलाएं जिन्हें कहा जा रहा है, इन देव शिलाओं को लेकर 26 जनवरी को ये यात्रा पोखरा से शुरू हुई थी। और आज इस यात्रा के 5वें दिन देखिए, अब हम भारत नेपाल सीमा से होते हुए मधुबनी के रास्ते बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि भारत में प्रवेश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तमाम राम भक्त जो है
वो दोनों तरफ से, चाहे वो नेपाल के रहने वाले हो या भारत की तरफ रहने वाले हो, वो हजारों की संख्या में यहाँ जुटे हैं और इन देवशिलाओं को छूने के लिए कह सकते हैं बेकरार है। आस्था और भक्ति का ऐसा ही सैलाब नेपाल के जनकपुर धाम में भी एक दिन पहले दिखाई दिया था। माता जानकी और प्रभु राम के भक्त बड़ी संख्या में शिला पूजन के लिए जनकपुर धाम पहुंचे, जिनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग यहाँ आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं शिलाओं की। हाँ, एकदम कर रहे हैं, पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ कर रहे हैं। आप हम लोग तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है नेपाल भारत के तरफ से, ये दोनों देश के लिए बहुत अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा है, खुशी की बात है ये। अयोध्या में राम जन्मभूमि का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2024 में जनवरी तक राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार कर दिया जाएगा। ऐसे में रामलला की मूर्ति भी वक्त पर तैयार की जा सके, इसके लिए एक्सपर्ट्स और मूर्तिकारों की एक टीम बनाई गई है, जो रामलला की 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप प्रतिमा बनाएंगे। जबकि मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरण सीधे रामलला के माथे पर पड़े। हालांकि नेपाल से लाई जा रही इन देवशिलाओं से प्रतिमा बनाने का फैसला एक्सपर्ट और मूर्तिकार लेंगे। रोहित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ खबरें ऐसी होती है जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी खबर आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलने जाने के बाद सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों पर चर्चा गर्म है। कुछ लोग नाम बदले जाने से नाराज हैं, तो कुछ इसका खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो चुका है, वो कब बना, किसने बनवाया, और ये भी कि क्यों इस बागीचे का नाम मुगल गार्डन पड़ा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। वही स्थान, वही गार्डन, फूलों की वही बहार, बेमिसाल खूबसूरती का वही संसार, लेकिन नाम बदल गया। राष्ट्रपति भवन में मौजूद 95 साल पुराना मनमोहक मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जा रहा है। अमृत महोत्सव को देखते हुए केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया है। सरकार के फैसले के बाद नगर निगम ने पुराना बोर्ड उतार दिया है। सरकार के इस फैसले को तमाम पार्टियां अपने विचारधाराई चश्मे से देख रही हैं। ताजमहल हो, अंग्रेजों को बनाए हुए ये राष्ट्रपति भवन हो, पार्लियामेंट हाउस हो, ये इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता। हम बिला वजह एक धोखे में रहकर, एक इल्यूजन में रहकर क्यों इस किस्म की बातें करते हैं कि नफरतें फैलाने की कोशिश करते हैं। गुलामी की निशानियां के नाम रखना, अब देश को आगे बढ़ना है, अमृत काल है। देश आजादी के 75वें साल में को मना रहा है, 100 साल का लक्ष्य लिया गया है, एक स्वागत योग्य कदम। मुगल गार्डन या कहें अमृत उद्यान पर छिड़े सियासी महाभारत के बीच आपके लिए ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद इस खूबसूरत बगीचे का नाम मुगल गार्डन क्यों रखा गया, साथ ही कब और किसने इसे बनवाया। ब्रिटिश भारत में साल 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया, तो रायसीना की पहाड़ियों को काटकर वायसराय हाउस बनाने का फैसला हुआ। वायसराय हाउस का डिजाइन तैयार करने के लिए तब के मशहूर वास्तुकार एडविन लुटियन को इंडिया बुलाया गया। लुटियन ने 1917 में वायसराय हाउस बनाने की शुरुआत की। वायसराय हाउस की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए लुटियन ने इसके भीतर ही 15 एकड़ में एक गार्डन बनवाया। 1928 में यह खूबसूरत गार्डन बनकर तैयार हुआ। तैयार होने के बाद करीब 1 साल तक इसमें प्लांटेशन का काम हुआ। इसके लिए दुनिया भर से दुर्लभ फूलों के पौधे और बीज लाए गए। अब सवाल ये है कि इसका नाम मुगल गार्डन क्यों पड़ा। दरअसल 1526 से 18वीं सदी के मध्य तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले मुगल शासक बागवानी के बड़े शौकीन थे। मुगलों ने अपने शासनकाल में अकेले दिल्ली में 1200 बगीचे बनवाए। उनके इन्हीं शौक को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने इसका नाम मुगल गार्डन रख दिया। अब सवाल ये है कि मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर देने के फैसले को आम जनता कैसे ले रही है। कोई चीज अपनी संस्कृति में आ रही है जो हमारा वास्तविक नाम है, वो तो होना चाहिए। हम समर्थन करते हैं इस चीज का।
मुगल गार्डन जो था वो अमृत उद्यान बन गया, बहुत अच्छी बात है। हमको शर्मिंदगी महसूस होता था कि मुगल गार्डन, जहांगीर रोड, ये सब चीज क्यों हिंदुस्तान में ये सब आए थे मुगल लोग आक्रमण करने के लिए, और इन लोग को प्रचार किया जा रहा है, मतलब क्रेज बताने। दिलचस्प ये है कि लोगों को मुगल गार्डन का इतिहास नहीं पता, लेकिन इसका नाम अमृत उद्यान हो जाने से उनका हौसला कई गुना बढ़ा हुआ है। आप खुद सुनिए कि मुगल गार्डन के इतिहास से जुड़े सवालों पर वो किस तरह का जवाब दे रहे हैं। मुगल गार्डन बनवाया किसने था? देखिए, मुगल गार्डन काफी सालों से चला आ रहा था, मुगलों के नाम पे था ये। बनवाया किसने? अब बनवाया तो मैं इतना हिस्ट्री में आपको नहीं बता सकता, पर ये था कि अंग्रेजों से पहले का मुगल गार्डन चला आ रहा है कई सौ साल से। किसने बनवाया था मुगल गार्डन? मुगल गार्डन मुगलों ने बनाया था। कब बनवाया था? अब इतना नहीं पता, लेकिन बनवाया मुगलों ने था। मुगल ने बनवाया था? बिल्कुल। ये आपने पढ़ा है या आपको बताया गया है? मुझे किसी ने बताया नहीं, पक्का मुझे भी नहीं है। सियासत का मिजाज वोट बैंक के नजरिए से तय होता है, लेकिन जनता का नजरिया खालिस भावनाओं से तय होता है। मुगल गार्डन को लेकर आम लोगों का इतिहास बोध बेशक औने पौने हो, लेकिन नाम अमृत उद्यान हो जाने भर से उनका उत्साह 7वें आसमान पर है। बहरहाल आप ये भी जान लीजिए कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस गार्डन में आम लोगों की एंट्री नहीं थी। संविधान लागू होने के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने इस खूबसूरत बगीचे को आम लोगों के लिए भी खोल दिया। दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हुए पब्लिक होर्डिंग पर एक जरूरी खबर जो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका रिश्ता धरती पर लोगों की भलाई से है। हिमालय के इलाकों में प्राकृतिक आपदा से बीते कई दशकों में जानमाल का काफी नुकसान हुआ। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए इसरो और नासा ने मिलकर एक ऐसी पहल की है जिसके जरिए न केवल हिमालयी इलाके बल्कि बाकी दुनिया में भी आने वाली आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सकेगा। दरअसल ये एक सैटेलाइट है जो किसी भी आपदा जैसे खतरे के लिए अलर्ट जारी करेगा। इस सैटेलाइट का नाम है निस्सार। ये एक अनूठा सैटेलाइट है जिसे दिन और रात दोनों ही वक्त धरती की निगरानी करने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें, निस्सार सैटेलाइट दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट भारत और अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त साइंस मिशन है। इस साझा मिशन का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करना है। इसरो और नासा के इस प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। निस्सार सिर्फ किसी शहर के धंसने की घटना ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर नजर रखेगा। ये सैटेलाइट बवंडर, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी समेत कई आपदाओं का संकेत देगा। इस सैटेलाइट से स्पेस में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की सूचना भी मिलेगी। निस्सार को 1 फरवरी 2023 को पासाडेना स्थित जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से भारत के लिए रवाना किया जाएगा। इससे पहले निस्सार सैटेलाइट और उसके पेलोड्स की कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। निस्सार में 2 तरह के बैंड L और S होंगे। S बैंड ट्रांसमिशन को भारत ने बनाया है, जबकि L बैंड ट्रांसपॉन्डर को नासा ने बनाया है। ये दोनों बैंड धरती पर पेड़ पौधों की घटती बढ़ती संख्या पर भी नजर रखेंगे। इन बैंड की मदद से प्रकाश कम और ज्यादा होने के असर का भी अध्ययन हो पाएगा। निस्सार सैटेलाइट को GSLV Mk2 रॉकेट से छोड़ा जाएगा। और पठान को मिली ग्रेट सक्सेस के बाद पहली बार शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत पर प्रशंसकों से मुलाकात की है। तो फिल्मी मोड़ पर इसके अलावा और क्या कुछ खबरें हैं, चलिए आपको लिए चलते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की अपकमिंग वेब सीरीज आर्या सीजन 3 का पहला टीजर जारी कर दिया गया। टीजर में सुष्मिता काफी दमदार रोल में नजर आ रही हैं। वो पिस्टल लोड करती दिखती हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर आर्या सीरीज के दोनों सीजन काफी हिट रहे थे। पठान को मिली ग्रेट सक्सेस के बाद पहली बार किंग खान ने अपने फैंस के साथ अपने घर मन्नत के बाहर मुलाकात की। इसका वीडियो भी शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। रविवार को मन्नत के बाहर फैंस हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए। शाहरुख भी कभी हाथ हिलाकर तो कभी फ्लाइंग किस देकर और कभी हाथ जोड़कर फैंस को थैंक यू करते दिखे। सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज के स्मार्टफोन्स को 1 फरवरी को एक स्पेशल इवेंट में लॉन्च किया जाएगा।
टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज के स्मार्टफोन्स को 1 फरवरी को गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि गैलेक्सी S23 सीरीज सैमसंग के अब तक के सबसे पावरफुल फोन होंगे, इसलिए इनकी कीमतें भी ज्यादा होंगी। गैलेक्सी S23 के बेस मॉडल की कीमत 79,999 रुपए हो सकती है, जबकि 8GB प्लस 256GB वेरिएंट के साथ सैमसंग गैलेक्सी S23 प्लस की कीमत 89,999 रुपए हो सकती है। हाई एंड सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की कीमत भारतीय बाजार में 1,14,999 रुपए हो सकती है। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए आपको लिए चलते हैं खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए खेल चक्कर। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। ओडिशा में हुए हॉकी विश्व कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद रीड ने अपने पद से हटने का फैसला लिया। उनके अलावा एनालिटिकल कोच ग्रेग क्लार्क और साइंटिफिक एडवाइजर मिचेल डेविड पेम्बरटन ने भी इस्तीफा दे दिया है। हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम 9वें स्थान पर रही। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले अचानक मुरली विजय ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अपने इंस्टा हैंडल पर लगाई एक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे। विजय ने लिखा कि 2002 से लेकर 2018 के बीच का साल काफी कमाल का था। मैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट BCCI का शुक्रगुजार हूं। मैं अपने सभी साथी खिलाड़ी और कोचेस का धन्यवाद करना चाहता हूं। भारतीय क्रिकेटर मिताली राज का मानना है अंडर 19 विश्व कप के 3 से 4 सदस्य सीनियर लेवल पर खेल सकते हैं। इन खिलाड़ियों की 2025 विश्व कप में अहम भूमिका हो सकती है। सलामी बल्लेबाज श्वेता सहरावत, लेग स्पिनर पार्श्वी चोपड़ा, तेज गेंदबाज चिटास साधु, बॉलर अर्चना देवी और बाएं हाथ की स्पिनर वन्नत कश्यप ने दक्षिण अफ्रीका में हुए टूर्नामेंट में उम्दा प्रदर्शन किया था।